नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ने एनी और आकांक्षा को उस शख्स के साथ जो यहाँ पर जहरीली गैस को फैला रहा था उससे फाइट करने के लिए भेज दिया था। लेकिन उन्हें हैरानी तब होती है जब ये दोनों उसके साथ फाइट कर रही थी और वो और भी तेजी से अब इस गैस को फैलाने लगता है, जिसे देखकर अब स्वाति मल्होत्रा को आभास हो जाता है कि उन्हें जल्द से इन दोनों को वापस बुला लेना चाहिए। तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर राजीव गुलेरिया ने भी काफ़ी कड़ी मेहनत के साथ अब यहाँ पर उस एक्सपेरिमेंट को बना लिया था। और जब क्योंकि वहाँ पर महेंद्र सो रहा था तो उसकी चीख से भी यहाँ पर महेंद्र उठ जाता है और अब महेंद्र कहता है, देख राजीव, पहले पहले अपने इस एक्सपेरिमेंट को एक बार चेक करके देख लो, क्योंकि वो क्या है ना कि तुम ऐसा 2-3 बार कर चुके हो, लेकिन मैं जैसे ही उठता हूँ तब तुम फिर से तुम यही कहते हो नहीं, अब की बार भी नहीं हुआ। तुम हर बार मेरी उम्मीद को जगा देते हो और उसके बाद तुम मेरी उम्मीद को 1 मिनट में तोड़ भी देते हो। पता है राजीव, मुझे कितनी उम्मीद है तुझसे, क्योंकि सच में मनाली में जो कुछ भी हो रहा है मैं वो हाल अब नहीं देख सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर दिन रात मैं बस तेरे साथ पड़ा हुआ हूँ। नहीं तो मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना कि मुझे राजमहल जाना है, वहाँ पर रेवती दीदी को मेरी ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर महेंद्र की इन बातों को सुनकर अब राजीव कहता है, तो इसमें मेरी गलती है क्या महेंद्र? जब मुझे लगता है ये हो गया था तो ये हो गया था, लेकिन अब मुझे देख, अब ये आखिरी बार है। मुझे लग रहा है कि मैंने ये एंटीडोट बना लिया है, इसलिए तू ऐसा कर, तू एक बार देख तो। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर अब महेंद्र कहता है, नहीं यार, मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मैं फिर से अपनी उम्मीद को तोड़ता हुआ नहीं देख सकता। तू देख, अभी रहने दे। अब यहाँ पर महेंद्र की बात को सुनकर राजीव कहता है, तू उठेगा या फिर मैं अकेले ही मनाली जाऊं? देख, अगर तुझे इतना ही सोना है ना महेंद्र तो फिर ठीक है, तू यहीं पर ही रह। मैं अकेला ही अभी एंटीडोट को लेकर मनाली के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब है। मुझे बस जल्द से जल्द अभी एंटीडोट को वहाँ पर पहुँचाना होगा। राजीव ने जैसे ही ये कहा, उसकी इस बात को सुनकर अब यहाँ पर महेंद्र एक झट से ही उठकर अपनी आंखों को मोटी मोटी खोल कर बैठ जाता है और अब वो यहाँ पर सीधे ही राजीव से कहता है, अरे ओए अक्लमंद इंसान, पहले जरा चेक तो कर ले कि ये एंटीडोट ठीक भी बना है या नहीं। चल पड़ा इसे लेकर मनाली के लिए, क्योंकि सोच राजीव, तेरी नज़र में ये अभी एंटीडोट बन चुका है, लेकिन अगर इसका इफेक्ट उन पेशेंट पर हुआ ही नहीं तो तब बैठे टाइम पर तुम क्या करोगे? वैसे तो तू कहे तो देख, मैं तेरे पास देख, अगर तू कहे तो मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुझे अभी शेयर कर देता हूँ। महेंद्र की इस बात को सुनकर अब राजीव कहता है, रहने दे महेंद्र, तू, मुझे पता है जैसा तू है वैसे ही तेरे आइडिया होते हैं। राजीव की इस बात को सुनकर अब महेंद्र फिर से कहता है, देख ले राजीव, ये तेरे लिए भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे तुझे दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और तुझे यहीं पर ही पता चल जाएगा कि तेरा एंटीडोट काम कर भी रहा है या नहीं। महेंद्र की इस बात को सुनकर एक पल के लिए तो राजीव अब सोचने लगता है कि आखिर महेंद्र उससे क्या आइडिया शेयर करना चाहता है, लेकिन अब वो यहाँ पर कहता है, ठीक है महेंद्र, अगर तेरा आइडिया ढंग का होना तो ही मुझे बताना, अदरवाइज ऐसा कर रहने दे, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है अभी तेरी ये बकवास की बातें सुनने का। अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर अब महेंद्र कहता है, तू इसे राजलक्ष्मी को क्यों नहीं दे देता है? देख, राजलक्ष्मी भी खुद एक डॉक्टर है और ये भी देख, यहाँ दिल्ली में भी मनाली जैसे केस बहुत आ चुके हैं, तो तू ऐसा कर, राजलक्ष्मी को इसे दे। राजलक्ष्मी इसे चेक कर सकती है इन पेशेंट के ऊपर अप्लाई करके, अगर इससे उन्हें आराम होता है तो फिर तुम्हारा ये एंटीडोट सफल हुआ। इस बात को सुनकर अब यहाँ पर राजीव कहता है, हाँ महेंद्र, वैसे देखा जाए तो बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, मैंने तो इस बात के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी वो पेशेंट है तो मुझे मनाली जाने की ज़रूरत ही नहीं, मैं यहीं पर ही अपने एंटीडोट को टेस्ट कर सकता हूँ। तुम एक काम करो, तुम अपने हाथ में तुमने जो ग्लव्स पहने हुए, तुम ऐसा करो, तुम अभी उठो और अपने इन दोनों ही हाथों में ग्लव्स पहन लो
और हाँ देखो, ये जो मैंने अभी एंटीडोट बनाया है ना, उसे इन छोटी छोटी बोतल में भर दो। देखो महेंद्र, अब तुम बहुत सो चुके हो, इसलिए अभी उठो, अपने आलस्य को त्यागो और यहाँ पर आकर मेरी हेल्प करो। तब तक मैं ये बोतल को लेकर राजलक्ष्मी के पास जाता हूँ ताकि वो मेरे इस एंटीडोट को टेस्ट कर सके। लेकिन ध्यान से महेंद्र, ये इसकी छींटें तुम्हें नहीं लगनी चाहिए। और यहाँ पर ये कहते हुए ही राजीव अब अपने हाथ में लिए हुए उन ग्लव्स को निकाल कर अब नीचे रख देते हैं। और साथ ही अब वो यहाँ पर अपनी आई ग्लासेस को भी निकाल कर अब वहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं अब उनको जाता हुआ देखकर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, कैसा कैसा आदमी है ये, अरे इसे शर्म नहीं आती है क्या? हाँ, मुझसे अपना काम करवाते हुए जब देखो तब मुझे इंस्ट्रक्शन देता रहता है, अब ये कर महेंद्र, अब वो कर महेंद्र। महेंद्र को तो इस राजीव ने सच में एक छोटा बच्चा समझ रखा है। जब देखो बस इसके ऑर्डर पर ऑर्डर। सच में इतने ऑर्डर तो मैंने किसी से नहीं सुने जितने मुझे इसके साथ रहकर सुनने पड़ रहे हैं। अब महेंद्र यहाँ पर ये बड़बड़ा रहा था तो उसकी बात यहाँ पर राजीव के कानों में चली गई थी। और अब जाते हुए राजीव अब महेंद्र से कहता है, अच्छा महेंद्र, सच में? हाँ, तुझे जो अब तू ये बड़बड़ा रहा है, तुझे जब तेरी ये सारी की सारे शर्म तब कहाँ थी जब तू मेरे साथ जेल में जाने के लिए भी तैयार हो गया था। हाँ, जब तो तू मेरे साथ जीने मरने के लिए भी तैयार था, तब तो तू कह रहा था कि तू नरक तक भी मेरे साथ ही जाएगा। अब कहाँ गई तेरी ये जीने मरने की कस्में? सच में क्या यही तक ही तेरी दोस्ती थी? मुझे नहीं पता था महेंद्र कि तू सच में मेरे बारे में ऐसा सोचता है। मैं तो तुझे अपना दोस्त समझकर तेरे से ये सब करवाता हूँ। और ये कहते हुए ही अब यहाँ पर राजीव अब वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं अब महेंद्र पीरामल बड़बड़ाते हुए अपने काम में लग जाते हैं। और अब वो यही कहते हैं, हे भगवान, इस बार इसे कामयाब जरूर कर देना। अगर इस बार ये एंटीडोट कामयाब नहीं हुआ ना तो पता नहीं ये राजीव मुझे कितने दिन और कितनी रातें यहाँ पर ऐसे ही बिताने देगा। क्योंकि अगर इसका एंटीडोट नहीं बना तो जब तक इसका एंटीडोट नहीं बनेगा तब तक ये मुझे यहाँ से हिलने ही नहीं देगा। मुझे हर वक्त इसके साथ रहना पड़ेगा। और सच बताऊं तो मैं भी राजीव को इस तरह अकेला काम करता हुआ नहीं छोड़ सकता। सच में मैंने इससे दोस्ती की है और जब दोस्ती की है तो निभानी ही पड़ेगी। अरे भले ही मेरा दोस्त कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन मेरा ये सबसे अच्छा दोस्त है। और ये कहते हुए ही महेंद्र अब फिर से बड़ी ही शिद्दत के साथ अब उन बोतलों में उस एंटीडोट को भरने लगता है। तो इधर राजीव गुलेरिया भी अभी यहाँ पर उस एंटीडोट को लेकर अब गुलेरिया हाउस के अंदर आ जाता है। और जब वो वहाँ पर गुलेरिया हाउस के अंदर आता है तो वो उसे यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। राजीव को जब यहाँ कोई नज़र नहीं आता तब उसे किचन में से खाने की खुशबू आती है। इस खुशबू को सूंघते हुए राजीव यहाँ पर किचन की तरफ बढ़ जाता है कि शायद यहाँ पर कोई होगा। तो जब वो किचन में जाता है तो राजीव देखता है कि वहाँ पर शारदा काम कर रही थी। शारदा को वहाँ पर काम करता हुआ देखकर अब राजीव कहता है, शारदा 1 मिनट। जैसे ही यहाँ पर राजीव की आवाज़ शारदा को सुनी तो शारदा पीछे पलट कर देखती और कहती है, जी साहब बोलिए। अब यहाँ पर राजीव कहता है, राजलक्ष्मी कहाँ पर है? क्या तुमने राजलक्ष्मी को देखा? राजीव की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर शारदा कहती है, साहब वो तो अभी हॉस्पिटल से आई है। वो क्या है ना साहब, जब से ये जहरीली गैस के पेशेंट पाए गए हैं तब से तो मैडम का कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है। वो कब आती है कब जाती है, ना उन्हें कुछ खाने का टाइम है ना उन्हें कुछ पीने का है। जब देखो बस इधर उधर ही आती जाती दिख रही हैं। अभी बस वो अभी ही वहाँ पर आई हैं। इस बात पर अब राजीव कहता है, अच्छा क्या तुम अंदाज़ा लगाकर बता सकती हो कि उन्हें यहाँ पर आए हुए कितना वक्त हो गया है? क्योंकि राजीव पहले ये शोर करना चाहता था कि राजलक्ष्मी आने के बाद फ्रेश हो चुकी है या नहीं, क्योंकि वो उससे पहले राजलक्ष्मी को परेशान नहीं करना चाहता था। उसे भी अब अंदाज़ा हो गया था कि सच में यहाँ पर दिल्ली में भी ये गैस फैलने की वजह से राजलक्ष्मी का काम कितना बढ़ गया होगा। इसलिए अब यहाँ पर राजीव की इस बात को सुनकर अब शारदा भी कहती है, बस साहब 5 मिनट ही हुए हैं
और वो बस लगभग 5 मिनट से ही वहाँ अपने कमरे में गई हैं उनकी, इसीलिए मैं उनका खाना गर्म करने के लिए जा रही हूँ। उन्हें भूख लगी होगी ना। अब शारदा की इस बात को सुनकर अब राजीव कहता है, ठीक है शारदा, तुम ऐसा करो, तुम राजलक्ष्मी के लिए खाना गर्म करो, तब तक मैं यहाँ पर हॉल में ही बैठा हूँ। जब राजलक्ष्मी के लिए खाना गर्म हो जाए तो तुम मुझे आवाज़ लगा लेना। मैं राजलक्ष्मी को खाना देने के लिए चला जाऊँगा। वो क्या है ना कि मुझे राजलक्ष्मी से कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो मैं उसे खाना भी दे आऊँगा और अपनी बातें भी कर लूँगा। वैसे भी वो इस समय बहुत ही बिजी रहती है ना, फिर उसे आराम की भी ज़रूरत होगी। राजीव की इस बात को सुनकर अब शारदा कहती है, ठीक है साहब, आप तब तक सोफे पर बैठिए हॉल में, आप बस मुझे 10 मिनट दीजिए। और ये कहते हुए शारदा अब यहाँ पर किचन में फिर से अब उस खाने को गर्म करने लग जाती है। इधर राजीव भी अब उस एंटीडोट को अपने हाथ में लिए हुए यहाँ पर जाकर हॉल में एक सोफे पर जाकर बैठ जाता है। और वहाँ पर बैठने के बाद अब वो यहाँ पर टीवी को खोलता है। टीवी को खोलते ही राजीव सीधे ही मनाली में और दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा था वो सारी की सारी अब यहाँ पर न्यूज़ देखने लगता है। उन न्यूज़ को देखकर यहाँ पर राजीव का खून भी खोल रहा था। उसे यहाँ पर जो लोगों के बीच में जो लोग यहाँ पर ऐसे इस जहरीली गैस से बीमार हो रहे थे, कुछ लोग तो यहाँ पर मर रहे थे, ये सब देखकर अब राजीव को सच में अब अपने आप पर भी एक पल के लिए घिन आती है। राजीव अब यहाँ बैठ कर यही सोचता है, सच में मेरी बुद्धि को उस समय क्या हो गया था। अरे मैं कैसे इतने निर्दयी लोगों के साथ काम कर सकता हूँ। हाँ, मैंने पता नहीं अपनी ज़िंदगी के इतने साल उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने में ही बिता दिए। अब मुझे ये सब समझ में आ रहा है जब मैं फिर से मैंने उस रास्ते को छोड़ा है। सच में ये बहुत ही बुरे लोग हैं। बस हे भगवान, काश जो एंटीडोट मैंने बनाया है वो किसी भी तरह से काम कर जाए और इन निर्दोष लोगों की जान बच जाए। और जो यहाँ पर ये संकट फैला हुआ है इसे कैसे भी करके काबू में किया जा सके। ये सोचते हुए राजीव अब यहाँ पर भगवान को प्रे कर रहे थे। साथ के साथ वो यहाँ पर अपने आप पर भी गिल्ट महसूस कर रहे थे कि उन्हें ये सब काम पहले करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन क्योंकि राजीव पहले भी उन लोगों के साथ काम कर चुका था तो राजीव को यहाँ पर बहुत एक्सपीरियंस भी था, इसलिए शायद वो ये एंटीडोट बनाने में भी कामयाब हुआ। क्योंकि जैसे ही राजीव को मनाली की न्यूज़ के बारे में सुना था, राजीव ने को तभी आभास हो गया था कि उसे अब इसके साथ कैसे निपटना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस शख्स के बारे में शायद राजीव पहले से भी थोड़ी बहुत जानकारी रखता था। तो इधर दूसरी तरफ लंदन में यहाँ पर यशपाल अग्रवाल के पैलेस में यशपाल अग्रवाल यहाँ पर अपने पैलेस के बने हॉल में ही बैठे हुए थे और यहाँ पर वो फुल कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर अपना चेस का गेम खेल रहे थे। यशपाल को इस तरह से गेम खेलता हुआ देखकर अब यहाँ पर राजेश्वर पीरामल कहते हैं, ऐसे वक्त में हाँ तुझे गेम खेलना है, सच में हद होती है यार। अरे ओ सिमोन, ये इधर यहाँ पर राजेश्वर ने जैसे यशपाल को ये कहा तो ये सुनते ही यहाँ पर यशपाल अब उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देते और वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए ही कुछ देर तो शांत रहते हैं और अब कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें जो कहा था क्या वो हो गया? क्या राजमहल पर अटैक हो गया है? अब यशपाल की इस बात को सुनते ही अब राजेश्वर पीरामल कहते हैं, हाँ ये राजमहल पर अटैक कर दिया गया है। वो क्या है कि ये काम शौर्य ने संभाला हुआ है, शौर्य के आदमी ने राजमहल पर अटैक किया हुआ है और वहाँ पर सच में अब देखते हैं वो धनंजय कैसे इस राजमहल को बचाएगा। अब ये राजेश्वर की इस बात पर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, अगर यहाँ पर वहाँ पर धनंजय पीरामल राजमहल को बचाने में फेल हो गया तो खुद वहाँ पर किंग को आना होगा। क्योंकि देखो ये बात तो हम भी जानते हैं कि धनंजय अभी वहाँ पर राजमहल में ही है और धनंजय अपनी पूरी की पूरी कोशिश करेगा राजेश्वर कि वो किसी भी तरह से राजमहल को बचा लें, क्योंकि धनंजय हमेशा से ही राजमहल को प्रोटेक्ट करता हुआ आया है। लेकिन एक पल के लिए सोचो, अगर धनंजय इस बार फेल हो गया तो हमेशा की तरह जैसे राजमहल को बचाने के लिए किंग आते हैं तो फिर हमेशा की तरह किंग वैसे ही राजमहल को बचाने के लिए आएंगे। यशपाल की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर राजेश्वर पीरामल कहते हैं,
हाँ हाँ, ये तो हमेशा से ही होता आया है, तो आई एम श्योर कि इस बार भी ऐसा ही हो। काश काश धनंजय इस बार राजमहल को बचाने में फेल हो जाए और वो किंग फिर यहाँ पर राजमहल को बचाने के लिए आएगा, और किंग जैसे ही राजमहल को बचाने में यहाँ पर बिजी होगा तो वहाँ पर नेत्रा वो अपना दाव ऐसे ही कंटिन्यू कर चुकी होगी, क्योंकि नेत्रा ने मनाली पर मोर्चा संभाला हुआ है। तब तक नेत्रा मनाली शहर को पूरी तरह से तबाह कर देगी, और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि नेत्रा को फिर वहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता। वैसे भी उसे और हमारे उस शख्स को रोकना भी शायद किसी के बस का बात भी नहीं है, क्योंकि हमारे शख्स के पास जो जहरीली गैस है उससे तो कोई भी अपने आप को नहीं बचा सकता। अब राजेश्वर की इस बात को सुनकर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, क्या तुमने पता लगाया कि रोहित मारवा इस वक्त कहाँ पर है? क्योंकि मुझे बस रोहित की मौत चाहिए। क्या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? अब यहाँ पर यशपाल की इस बात को सुनकर अब राजेश्वर पीरामल कहते हैं, मुझे मेरे आदमियों ने उसके ऊपर नज़र बनाई हुई है। मेरे आदमियों ने आज लंदन की मार्केट में रोहित मारवा को देखा है उसे। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही राजेश्वर ने लेकिन शब्द कहा तो ये कहते हुए ही अब यहाँ पर ये कहकर राजेश्वर तो लेकिन पर ही रुक गए थे। तो वहीं अब यहाँ पर राजेश्वर को इस तरह से चुप होता हुआ देखकर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना राजेश्वर कि मेरी डिक्शनरी में लेकिन किंतु परंतु जैसे शब्द ही नहीं है, तो फिर भी मेरे सामने क्यों लेकिन कह रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ कि कहना क्या चाहते हो? यशपाल की इस बात को सुनकर अब राजेश्वर पीरामल कहते हैं, वो मुझे पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि हाँ तुम्हारी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि कौन राहुल मारवा है और कौन रोहित मारवा है? क्योंकि देखो रोहित मारवा की शक्ल का एक शख्स उन्हें वहाँ पर लंदन में दिखाई तो जरूर दिया है, लेकिन मैं अभी इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ कि वो रोहित मारवा है या वो राहुल मारवा है, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानते हो ना कि ये दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, और ये बात तो सिर्फ धनंजय पीरामल ही जानता है कि कौन रोहित है और कौन राहुल है, क्योंकि बस वही इस बात को पता लगा सकते हैं दोनों को देखते ही, हम दोनों नहीं। इसलिए मैं भी इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ कि मेरे आदमियों ने जिसे देखा वो रोहित मारवा ही था। राजेश्वर की इस बात को सुनकर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन राहुल है और कौन रोहित है, क्योंकि राहुल और रोहित से आज दोनों में से किसी एक को तो का मरना तो तय है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस धनंजय को सबक सिखाने के लिए इन दोनों में से आज कोई एक तो पक्का मरेगा। देखो वो वहाँ पर लंदन में चाहे वो रोहित हो या राहुल हो, उसे जल्द से जल्द ख़त्म करो। हमारे आदमियों को उसे मारने के लिए भेजो, या ऐसा करो उसके घर को ही चारों तरफ से घेर दो। जैसे ही यहाँ पर हमारे आदमी उसके घर को चारों तरफ से घेरेंगे तो वहाँ पर उसके बाद ही हम अपने तीनों आदमियों को वापस पा पाएंगे, क्योंकि देखो अब किसी भी तरह से हमें बस अपने उन तीनों आदमियों को पाना है। एक तो हमारे पास आ गया है। अब मैं भी देखता हूँ कि कैसे अनिका गुलेरिया फिर किंग से नहीं कहती है हमारे आदमियों को छोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे लिए तो ये और भी अच्छी बात होगी कि अगर रोहित मारवा ही वहाँ पर लंदन में है और जब हम उसके घर को घेरेंगे तो ये बात सीधा ही अनिका के कानों तक आएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले जो रानी साहिबा थी, यानी कि रानी वो हमारी बातें नहीं सुनती थी, लेकिन अब अनिका को तो हमारी बातों को सुनना भी होगा और मानना भी होगा, क्योंकि वो आलिशा नहीं है ना, और वो अब यहाँ पर इस महल की नई रानी है, तो अपने पति को बचाने के लिए तो वो किंग को कन्विंस करेगी ही करेगी। अब यहाँ पर किंग के पास हमारे सामने झुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा, और वो फिर हमारे तीनों आदमियों को भी छोड़ देगा। इस बात पर अब यहाँ पर राजेश्वर पीरामल कहते हैं,
मैं बस अभी हमारे आदमियों को उस तरफ भेजता हूँ ताकि वो उस लंदन में उसके घर को पूरी तरह से घेर लें। और ये कहते हुए ही वो वहाँ से जैसे ही जाने वाले थे कि तभी अब यहाँ पर राजेश्वर के कदम वहीं पर ही रुक जाते हैं। और अब वो ऐसा लगता है जैसे उन्हें अचानक से कुछ याद आया और अब वो पीछे मुड़कर कहते हैं, तुम ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकते हो? हाँ, तुमने जो अभी लेकिन किंतु के बारे में कहा, तुम मुझे ऑर्डर कैसे दे सकते हो? हाँ, तुम्हें तो मुझसे डर कर रहना चाहिए ना। देखो यशपाल, तुम भूले तो नहीं हो ना कि मैं तुम सभी का बॉस हूँ, तो इसलिए तुम मुझे ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकते। अब जैसे ही राजेश्वर ने पलट कर ये कहा तो उसकी ये बात सुनते ही यशपाल अग्रवाल बात को संभालते हुए कहते हैं, हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम बॉस हो। वो क्या है ना कि हमें हर बार किंग और महारानी से हार मिली है ना, तो हम तो बस इतना ही सोच रहे हैं, क्योंकि हर बार जब हम उनसे हार रहे हैं तो ये हार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक पल के लिए मैं भूल जाता हूँ। बस इस बार हमारा मिशन किसी भी तरह से सफल हो जाए, क्योंकि अब हमें सब जगह को चारों तरफ से घेरना है। एक तरफ जहां पर राजमहल पर सूर्य ने हमला कर दिया है, तो दूसरी तरह से नेत्रा ने मनाली को तबाह किया है, और तीसरा क्योंकि मनाली को स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग बचाने में लगे रहेंगे, तो राजमहल में यहाँ पर धनंजय किला पड़ेगा जहाँ पर हम कब्जा कर सकते हैं। और तीसरा जहाँ पे वो रोहित मारवा है, अब चाहे वो रोहित हो या राहुल हो, वहां पर भी जैसे ही कब्जा होगा तो अब तीनों ही तरफ से हमारी जीत पक्की है। इधर यहाँ पर यशपाल की ये बात सुनते ही राजेश्वर पीरामल कहते हैं, हाँ वैसे बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हर बार मुझे अच्छे आइडिया देते रहा करो, ऐसे ही जैसे अब तक देते आ रहे हो। और ये कहते हुए ही यहाँ पर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही राजेश्वर अब यहाँ पर अपने ईगो में आता है कि वो बॉस है और वो जाता है, तो उसे देखकर अब यशपाल अब फिर से अपने चेस के अपोजिट साइड के किंग को देखकर अब कहते हैं, किंग इस बार हारने की तैयारी कर लो, क्योंकि इस बार तुम किसी भी तरह से किसी को भी नहीं बचा पाओगे। और ये कहते हुए ही अब यशपाल जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि यशपाल को लगता है कि अब वो तीनों ही तरफ से अब किंग को मात देंगे और तीनों ही तरफ से वो किंग को इतना मजबूर कर देंगे कि वो उसके तीनों ही आदमियों को छोड़ देगा। और ये सब सोचते हुए अब यहाँ पर यशपाल एक बार के लिए फिर से सोचते हैं, वैसे ये आयशा कहाँ पर गई है? ये आयशा मारवा हाउस में भी नहीं है, आखिर वो कहाँ पर हो सकती है? काफ़ी समय हो गया है, आयशा के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आयशा कहीं अंडरग्राउंड हो गई है? और सबसे बड़ी बात तो उस राजीव को इस हमारी दुनिया में मैं कैसे लेकर आऊँ? सच में इस राजीव को हमारी दुनिया में लाना और भी मुश्किल हो गया है। क्या राजीव को यहाँ पर अपनी दुनिया में लाने के लिए क्या मैं अंजलि को मार दूँ? हाँ, ये सही आइडिया है। मुझे अंजलि को मार देना चाहिए, ताकि अंजलि को मारने के बाद फिर से मैं राजीव को इसे दुनिया में वापस ला सकूं, क्योंकि अंजलि मल्होत्रा की मौत ही राजीव को हमारी दुनिया में फिर से लौटने की वजह बनेगी। एक बार राजीव जब हमारी दुनिया में लौटा था तब वो अंजलि से दूर हुआ था, और अब जब से उसे अंजलि मिली थी तब से वो फिर से अपनी उसी दुनिया में चला गया। लेकिन अब अंजलि तुम्हें मरना होगा, क्योंकि मुझे राजीव किसी भी हाल में हमारी टीम में चाहिए। और दूसरा वो बेवकूफ़ अक्षय वर्मा, अरे उसका तो सुनने में आया है कि वो तो मेरी उस मुँह बोली बेटी के प्यार में ही पागल है। सच में मेरे ये 2-3 आदमी इतने काम के थे, लेकिन वो इस तरह से हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाएंगे, ये मैंने कभी अंदाज़ा नहीं लगाया था। वैसे तो इन दोनों का ना होने से हमें अब तक जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो करना ही होगा, क्योंकि इन दोनों ने हमारे काम को छोड़कर जाने की जो गलती की है उसका अंजाम इन्हें भुगतना भी पड़ेगा। लेकिन हमें हर हाल में इन्हें वापस भी चाहिए है। और वैसे भी मल्होत्रा हाउस तो हमारे निशाने पर है ही। अब देखो, क्योंकि अंजलि तो मल्होत्रा परिवार में ही रहती है, अब जैसे ही यहाँ पर मल्होत्रा परिवार में भी यहाँ पर हमला होगा तो अब इस बार अंजलि भी खत्म हो जाएगी।
जैसे ही ये अंजलि खत्म होगी तो ये राजीव फिर से हमारे काम में वापस से आ जाएगा। अब बस मुझे किसी भी तरह से अपने सभी जगह पर ही अपने प्लान को अच्छी तरह से देख रेख में देखना होगा। इस वक्त हम किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं बरत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यशपाल अग्रवाल के आदमियों ने यशपाल के कहे अनुसार मल्होत्रा हाउस के ऊपर अपना कब्जा जमाया हुआ था। उन्होंने यहाँ पर मल्होत्रा हाउस के सभी सदस्यों को ही बंधक बनाकर रखा हुआ था। एक तरफ जहाँ पर सरजी ने इतनी चारों तरफ से ही यहाँ पर अनिका और रोहित के लिए मुसीबतें खड़ी की हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर श्वेता जो कि अपने कमरे में नाराज होकर आ गई थी, तो उसने यहाँ पर आज सुबह भी कुछ नहीं खाया था और उसने लंच में भी कुछ नहीं खाया, और इसी तरह से ऐसे ही शाम होने को वाली थी। लेकिन अब यहाँ पर जब श्वेता कुछ भी नहीं खाती पीती तो अब यहाँ पर लक्ष्य श्वेता को लेकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। एक पल के लिए तो उसे लगा था कि वो यहाँ पर श्वेता को किसी भी तरह से मना लेंगे और वो फिर से अपनी आर्मी की ड्यूटी के लिए चले जाएंगे, लेकिन लक्ष्य के लिए ये कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वो इस तरह से श्वेता को ऐसे डरा सहमा देख कर भी तो नहीं जा सकता था। अब फाइनली यहाँ पर लक्ष्य अब काफ़ी हिम्मत करके अब एक बार फिर से मौका दे, एक बार फिर से एक चांस लेना चाहता था। वो एक बार फिर से श्वेता से बात करना चाहता था, और फाइनली जब यहाँ पर अब लक्ष्य आता है तो वो देखता है कि श्वेता तो यहाँ पर डरी सहमी सी अपने कमरे में अभी भी बैठी हुई थी। श्वेता और साथ के साथ यहाँ पर कमरे में सन्नाटा था, लेकिन कमरे में बस सिर्फ और सिर्फ श्वेता की सिसकियों की ही आवाज़ गूंज रही थी, क्योंकि श्वेता यहाँ पर रो रो कर सिसक रही थी। इधर लक्ष्य जैसे ही कमरे में आया, उसने जैसे ही देखा कि श्वेता को तो यहाँ पर रो रो कर बड़ा ही बुरा हाल है, तो लक्ष्य अब ऐसे श्वेता को नहीं देख पाता, और यहाँ पर अब वो श्वेता का हाथ पकड़ता है और अब वो कह रहा है, क्या हुआ है श्वेता, तो क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? देखो श्वेता, ये तो अब मुझे भी पता चल गया है कि जब से तुम मल्होत्रा हाउस से वापस आई हो तब से तुम्हारा बिहेव कुछ बदला हुआ है। क्या मल्होत्रा हाउस में कुछ हुआ है क्या श्वेता? देखो श्वेता, तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हो। यहाँ पर अब जैसे ही लक्ष्य ने श्वेता को ये कहा तो इस बार श्वेता बिल्कुल ही टूट जाती है, और इस बार वो जल्दी से अब है लक्ष्य को एक जोर का हक कर लेती है और अब और भी जोर जोर से रोने लग जाती है। श्वेता सच में बहुत ही डरी हुई थी। इधर श्वेता को इतना डरा हुआ और इतना रोता हुआ देखकर अब लक्ष्य भी एक पल के लिए श्वेता को बिल्कुल अपनी बाहों में जकड़ लेता है, जैसे किसी छोटे से बच्चे को यहाँ पर से फील कराया जाता है, वो इस तरह से अब वो श्वेता को अब कुछ पल अपनी बाहों में ऐसे ही भर कर रखता है, और अब वो उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, श्वेता क्या हुआ, बताओ ना श्वेता। देखो श्वेता, अगर तुम कुछ भी नहीं बताओगी तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिर तुम कैसी सिचुएशन से गुजर रही हो। जैसे भी यहाँ पर लक्ष्य अब श्वेता को ये सब कह रहा था, तो अब यहाँ पर श्वेता भी लक्ष्य की बाहों में अब थोड़ी सी अभी हिम्मत जुटा रही थी, और अब यहाँ पर श्वेता ने गहरी लंबी सांस ली और अब वो यहाँ पर बोलना शुरू करती है, और अब श्वेता कहती है, लक्ष्य जी, मैं कल जब मल्होत्रा हाउस में गई थी ना, तो मैं सच में बहुत ही खुश थी। मुझे लगा था कि मैं अब यहाँ पर अपनी फैमिली में सबसे मिलूंगी, पापा, दादी माँ, क्रिश सबसे, लेकिन मुझे तो लगा था कि वहाँ पर सब ठीक होगा। लेकिन पता है, वहाँ पर जैसे ही मैंने देखा वहाँ का मंजर देखकर तो मेरी तो एकदम रूह तक कांप गई, क्योंकि वहाँ पर जो मैंने देखा वो कोई बुरा सपना नहीं था, वो सच में एक बुरी हकीकत थी। अब जैसे ही यहाँ पर श्वेता ने लक्ष्य को ये सब कहा, तो अब लक्ष्य कहते हैं, हाँ श्वेता क्या हुआ है मल्होत्रा हाउस में, सब ठीक तो है ना? देखो श्वेता, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है मुझे साफ साफ बताओ, मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। इधर लक्ष्य की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर श्वेता कहती है, हाँ लक्ष्य जी, वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। मैं क्या बताऊं, क्योंकि जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर कुछ लोगों ने पूरे के पूरे मल्होत्रा हाउस को घेर कर रखा हुआ था। इवन मैंने वहाँ पर जब मैं वहाँ देखी तो मुझे जब मुझे हॉल में कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो एक पल के लिए मैं घबरा गई कि यहाँ पर घर में इतना सन्नाटा कैसा, क्योंकि भले ही मैं मानती हूँ वहाँ पर माँ नहीं है, मम्मी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्योंकि क्रिश माँ आई हुई है, दादी माँ भी है, पापा भी हैं, तो
मुझे फिर भी वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये सब देखकर मुझे थोड़ी सी हैरानी तो हुई, लेकिन अब जैसे ही मैं वहाँ पर अंदर गई तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ से कुछ अनजान लोगों की आवाज़ें आ रही थी। अब यहाँ पर जैसे ही श्वेता ये कहती है तो अब लक्ष्य कहता है आगे आगे क्या हुआ श्वेता। तो अब श्वेता अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, लक्ष्य जी जब मैं अंदर गई तो मुझे ये आवाज़ें कुछ अजनबी आवाज़ें लगी, इसलिए मैंने सबसे पहले इन आवाज़ों को ही सुनने का सोचा, क्योंकि जैसे ही मैं घर में एंटर हुई थी मुझे वहाँ पर सच में बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि वहाँ पर सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था, जिसे देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पर घर में ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है। और वैसे भी अभी कुछ दिनों पहले जो शीला बुआ के साथ हुआ वो तो किसी से छिपा ही नहीं है ना। तो बस उसके बाद तो मैं और भी डर गई। लेकिन पता है मुझे डर तो तब लगा जब मैंने अपनी आंखों से अपने पूरे के पूरे परिवार को बंधक बना देखा। अब जैसे ही यहाँ पर श्वेता ये कहती है तो अब लक्ष्य एकदम से अब यहाँ पर हैरान हो जाता है और अब वो श्वेता से कहता है, क्या क्या कहा श्वेता तुमने? पूरा परिवार बंधक कैसे, किसने किया? अब यहाँ पर लक्ष्य की ये बातों को सुनकर अब श्वेता कहती है, वो मुझे नहीं पता लक्ष्य जी कि किसने किया है, लेकिन हाँ मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोगों ने वहाँ पर दादी माँ, पापा, करिश्मा और यहाँ पर फूफा जी और साथ के साथ क्रिस को, इन सबको ही बंधक बनाया हुआ था। और वो यहाँ पर बस एक ही गुहार कर वो बस यहाँ पर एक ही चीज़ कह रहे थे कि अनिका को फ़ोन लगाओ। पता नहीं उन्हें अनिका से क्या काम था। अब जैसे ही यहाँ पर लक्ष्य ये सुनता है तो अब लक्ष्य कहता है, अब अपने मन में सोचता है कहीं कहीं वो दुश्मन तो नहीं थे जिनसे हमेशा से ही फाइट होती रहती है। शायद वे उन्हीं के आदमी होंगे, इसलिए वो अनिका को बुला रहे होंगे, इसलिए क्योंकि उनका मेन मोटिव तो यहाँ पर अनिका से फाइट करना है। अभी यहाँ पर लक्ष्य यही सब सोचता है, क्योंकि लक्ष्य को भी ज़्यादा कुछ नहीं पता था। लेकिन अब यहाँ पर अब श्वेता कहती है, लेकिन पता है जब पापा ने कहा कि हम अनिका को कॉल नहीं करेंगे तो तब पता है वहाँ पर क्या हुआ? तब अचानक से यहाँ पर फूफा जी एकदम से बीच में आ गए। वो यहाँ पर प्रत्युष दीवान की बात कर रही है, कहती है कि प्रत्युष दीवान तब अचानक से बीच में आ गए और जैसे ही वो बीच में आते हैं तो उन लोगों ने पता है क्या किया? उन्होंने फूफा जी के ऊपर सीधी की सीधी गोली चला दी। अब जैसे ही श्वेता ये सब कहती है तो यहाँ पर लक्ष्य और भी हैरान होता है और कहता है तो इसका मतलब क्या फूफा जी ठीक है? अब श्वेता की इस बात को सुनकर लक्ष्य की इस बात को सुनकर अब श्वेता कहती है, पता नहीं लक्ष्य जी, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि जब मैंने ये देखा तो फूफा जी यहाँ पर पूरी तरह से लहूलुहान थे। और ये सब कहते हुए श्वेता की आंखों में उधर से फिर से तैरने लगा। तभी जब वहाँ पर अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि जिस तरह से प्रत्युष जी सबके बीच में आए और वो यहाँ पर अब उन गुंडों से कहते हैं कि इन सब को छोड़ दो, इनमें इनकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा खेल रचा हुआ तो प्रत्युष दीवान का ही था, क्योंकि उनके कहने से ही यहाँ पर यशपाल के इन आदमियों ने इन सभी को बंधक बनाने में वो कामयाब हुए थे। लेकिन यहाँ पर वो अब सबके सामने ऐसे दिखाते हैं जैसे प्रत्युष दीवान उन सबको बचाना चाहते हैं, और अब उनको सबको बचाने का दिखावा करते हुए ही अब वो कहते हैं, मेरी आंखों के सामने मैं अपने परिवार को इस तरह से नहीं देख सकता। और जब वो यहाँ पर ज़्यादा उनके सामने ऐसे बदतमीजियाँ करने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पर अब यशपाल के गुंडे को गुस्सा आ जाता है और वो प्रत्युष जी को गोली मार देते हैं और वो वहीं पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े। पता है लक्ष्य जी, मैं तभी के तभी चीखने ही वाली थी कि लेकिन तब मैंने यहाँ पर उस समय अपनी जान बचाना ही सबसे बेहतर समझा, और उस समय मैंने अपने मुंह को अपने दोनों हाथों से दबा लिया और मैं वहाँ पर अपने मुंह पर अपने हाथों को रखकर दबे पाँव भी वहाँ से वापस आ गई। सॉरी, मैं अपने परिवार को नहीं बचा पाई। सच में मैं कितनी कायर लड़की हूँ। एक जहाँ मेरा परिवार इतनी मुसीबत के समय में है और उस समय मैं बस अपनी ही जान बचा कर वहाँ से आ गई। अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर अब लक्ष्य श्वेता को संभालता और कहता है, नहीं श्वेता, तुम तो इवन बहुत ही बहादुर हो। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? और वैसे भी वहाँ सब कुछ जो भी कुछ हो रहा था वो तुम अकेले थोड़ी ही ना हैंडल कर सकती थी। लेकिन पहले श्वेता ये बताओ, क्या प्रत्युष दीवान जी यानी फूफा जी अब ठीक है या नहीं?
अब उसकी इस बात को सुनकर अब श्वेता कहती है, पता नहीं लक्ष्य जी, क्योंकि जब उन्होंने उन्हें गोली मारी थी तो उन्हें वो वहाँ पर खींचते वो यहाँ वहाँ पर पूरा का पूरा लहूलुहान हो गए थे, और तब वो आदमी जिसने उन्हें गोली मारी थी उनके हाथों को पकड़कर उन्हें फरस में से खींचते हुए किसी दूसरे कमरे में लेके गए थे। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। और ये कहते हुए ही अब यहाँ पर श्वेता अब लक्ष्य का हाथ अब और जोर से भी ही पकड़ लेती है, और अब यहाँ पर और भी जोर जोर से रोने लगती है। अब श्वेता को इस तरह से रोता हुआ देखकर अब लक्ष्य कहता है, श्वेता तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, देखो हम कुछ करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही लक्ष्य ये सब कहते हैं तो अब श्वेता कहती है, देखो मैं जानती हूँ लक्ष्य जी कि आपका अपने देश के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए कोई फर्ज है, लेकिन अभी ऐसे समय में मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप इस समय ऐसे जाओ। एक तो वहाँ पर मेरी फैमिली पूरी की पूरी बंधक है, जिन्हें कैसे छुड़ाना है इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता, और अब ऐसे समय में मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप भी इस तरह से मुझे छोड़कर जाओ, क्योंकि अब मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, मैं अब आपको नहीं खो सकती। और यहाँ पर श्वेता की ये बातें सुनकर अब लक्ष्य एक पल के लिए भी यहाँ पर समझ जाता है कि सच में श्वेता के मन पर क्या बीत रही है। इधर यहाँ पर क्योंकि जब लक्ष्य यहाँ पर कमरे में आया था तो उधर उसके पीछे क्योंकि यहाँ पर लक्ष्य की माँ को पता था कि श्वेता ने सुबह से ही ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, तो इसलिए वो भी यहाँ पर श्वेता को समझाने के लिए ही, उससे पूछने के लिए कि आखिर उसे क्या हुआ है आई थी। लेकिन जब यहाँ पर उसने श्वेता के मुँह से ये सारी बातें सुनी तो वो वहीं पर ही दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। तो इधर अब यहाँ पर लक्ष्य भी अब श्वेता को समझाने की कोशिश करते हैं।